डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आ, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के पहले पेपर का पार्ट पढ़ेंगे। जो पहले पेपर का जो पहला ही टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट का ही है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अपना रोज़ का अनाउंसमेंट जो कि ये है कि जो कोविड-19 का जो टाइम चल रहा है उसमें आप घर से बाहर अनावश्यक रूप से ना निकलें। अगर निकलना आवश्यक हो तो एक मास्क लगाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और साबुन से धोते रहें। इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर दी जाने वाली गाइडलाइंस को फॉलो करते रहें। हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए इस टॉपिक के आगे बढ़ने से पहले कि स्रोत क्या होता है। स्रोत मतलब वो चीज़ होती है जो हमें किसी प्राचीन समय के बारे में प्रामाणिक जानकारी देती है। जैसे बिना प्रामाणिक जानकारी के उसको इतिहास नहीं माना जाता है और इसके लिए स्रोत आवश्यक होते हैं। अगर हम इतिहास में किसी बात को प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए सोर्सेज अनिवार्य होते हैं। जैसे आपने किसी घटना का उल्लेख कर दिया कहीं पर कि ये हुआ था, ऐसा हुआ था, लेकिन उसको प्रमाणित करने के लिए आपके पास क्या है, उसको प्रूव करना होगा आपको। तो स्रोत जो सोर्सेज होते हैं उनसे किसी घटना के बारे में प्रूफ मिलता है। और वैसे कई जो प्रूफ है वो इतने प्रामाणिक नहीं होते हैं, या कुछ स्रोत बहुत अच्छे तरह से प्रामाणिक होते हैं। तो ये जो स्रोत हैं इनका बड़ा ही महत्व है। तो हम शुरू करते हैं प्रमुख स्रोतों के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए हम 3 तरह के स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोत में ये जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियाँ, जो चित्रकारी होती है वो। साहित्यिक स्रोत में विभिन्न साहित्यिक रचनाएँ, कुछ धार्मिक होती हैं, कुछ लौकिक होती हैं। और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, भारत में जो विभिन्न विदेशी यात्री आए और उन्होंने भारत के बारे में जो भी लिखा वो। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। तो आज हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत जो हैं वो सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें जो शामिल किए जाते हैं अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, स्मारक, भवन, मंदिर, गुफा चित्र, अन्य प्रकार के चित्र, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो पुरातात्विक स्रोतों में गिनी जाती हैं। इनमें जो सबसे पहला होता है स्रोत, पहला है वो अभिलेख। अभिलेख इसके लिए एक अलग से ही, अभिलेखों के अध्ययन के लिए अलग से ही ये एक शाखा चलती है, इतिहास अध्ययन की। भारत में अधिकतर अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, गुफाओं, दीवारों, प्रतिमाओं, ताम्रपत्रों और सिक्कों पर खुदे हुए मिलते हैं। जो सबसे प्राचीन अभिलेख मिला है वो मध्य एशिया के बोगसकोई नामक स्थान से मिला है, जो कि 1400 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसमें वैदिक देवताओं जैसे मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, इनके नाम मिले हैं। और यह हित्ती और मित्तानी राजाओं के बीच संधि पत्र का अभिलेख है, जिसमें इन देवताओं को साक्षी माना गया है। जो भारत के जो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वो अशोक के माने जाते हैं। ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व है। एक विद्वान है D.R. भंडारकर, उन्होंने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का दावा किया है। और
इसके अशोक के अभिलेख बहुत ही विस्तृत रूप में मिले हैं, अर्थात बहुत अलग अलग जगह पर मिले हैं। जो आरंभिक भारतीय अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में है। जो पहला संस्कृत अभिलेख है वो शक क्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। हड़प्पा की मोहरों पर भी कुछ लेख मिलते हैं, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद बेसनगर विदिशा का भी एक इम्पोर्टेंट अभिलेख है। अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये लगभग पूरे भारत में ही फैले हुए मिले, उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में ही। जो प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख हैं, पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि कलिंग शासक खारवेल का था और इसमें खारवेल के शासन की घटनाओं का वर्णन है। दूसरा है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, ये रुद्रदामन का उज्जैन का शक क्षत्रप उसका था। उसमें रुद्रदामन और गिरनार की सुदर्शन झील का वर्णन है। उसके बाद नासिक गुहालेख, गौतमी बलश्री और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का वर्णन है। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की सफलताओं का भी वर्णन है। उसके बाद नानाघाट अभिलेख, जो कि महाराष्ट्र में है, ये नागनी का शासक का था और सातकर्णी प्रथम के शासनकाल की जानकारी मिलती है। उसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये समुद्रगुप्त का था। इसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त की दिग्विजय और उसकी अन्य विजयों का जो वर्णन है वो इसमें मिलता है। चंपू शैली में यह अभिलेख लिखा गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश से मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन का है ये, और इसमें यशोधर्मन की ही सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। उसके बाद ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन है, जिसमें ये भी इसके बारे में ये भी प्रसिद्ध है कि हर्ष इसमें पराजित हुआ था। इसके बाद ग्वालियर अभिलेख, जो कि मिहिर भोज का है, गुर्जर प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात का ही है, जो स्कंदगुप्त का भी है और इसमें हूणों को पराजित करने का वर्णन मिलता है। उसके बाद भित्री स्तंभ लेख भी स्कंदगुप्त का है। इसमें पुष्यमित्रों का हूणों के साथ जो संघर्ष हुआ था उसका वर्णन है। उत्तर मेरू अभिलेख परांतक प्रथम चोल शासक का है। उसके बाद महरौली अभिलेख दिल्ली में चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। बिलसद अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम का है। उसके बाद अयोध्या का अभिलेख उत्तर प्रदेश का है, जो धनदेव के द्वारा लिखित था। इसके बाद जो है वो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के जो आरंभिक सिक्के थे वो पंचमार्क सिक्के थे। ये सिक्के लेख रहित हैं तथा ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के हैं। और ये सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते हैं और जेम्स प्रिंसेप ने इन सिक्कों को पंचमार्क कॉइन्स का नाम दिया। इस पर E.J. रेप्सन ने विस्तृत अध्ययन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सिक्कों पर राजकीय नियंत्रण स्थापित हुआ था। जो सर्वाधिक आहत सिक्के हैं वो मौर्यकालीन हैं और भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए। कुषाणों ने बृहद स्तर पर सोने के सिक्के चलाए, लेकिन जो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं हैं वो गुप्त शासकों ने चलाई।
इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में पहली बार सिक्कों पर शासकों के नाम, देवी देवताओं की मूर्ति, आकृति और लेख वाले सिक्के चलाने शुरू किए। इंडो ग्रीक शासकों ने ही द्विभाषिक और द्विलिपिक सिक्के भी चलाए। समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसके सिक्कों पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इससे उसका संगीत प्रेम भी प्रकट होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त शासकों में सर्वाधिक चांदी के सिक्के चलाए। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार तथा चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद गांगेय देव कलचुरी ने उन्हें उत्तर भारत में पुनः आरंभ करवाया। गांगेय देव के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति भी मिलती है। इसके अलावा अभिलेखों और सिक्कों के अलावा मूर्तियों से काफ़ी जानकारी मिलती है। मूर्तियों से तत्कालीन कला और तत्कालीन जो भाव थे, तत्कालीन शैलियाँ थी, उनकी जानकारी मिलती है। इसके बाद स्मारकों से तत्कालीन स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है तथा प्रमुख महापुरुष या सिग्निफिकेंट पर्सन जिसको कहते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जानकारी मिलती है। जो भवन है, भवन में कई महत्वपूर्ण भवन प्राचीन काल के हैं, जिसमें वैसे प्राचीन काल के अधिकतर जो भवन हैं वो खंडहर रूपों में ही अब प्राप्त होते हैं। वो अब इतने सुरक्षित नहीं रह गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्राचीन काल के जो भवन है वो इम्पोर्टेंट है उस समय की शैली को परखने के लिए या फिर इवेल्युएट करने के लिए। उस समय के जीवन को, रहन सहन का जो अंदाज़ा है वो उस समय के भवन निर्माणों से लगाया जा सकता था। इसके साथ ही प्राचीन काल की स्थापत्य कला का भी पता चलता है और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि किसी समय की जो स्थापत्य कला है वो उसके एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करती है। किसी समय की जो स्थापत्य कला है वो एक सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करती है। मूर्ति कला जो होती है वो उस समय के धार्मिक विश्वासों पर बहुत अधिक फोकस करती है। वैसे तो वो धार्मिक विश्वासों और दैनिक रहन सहन किस प्रकार का था ये मूर्तियों से पता चलता है, भवनों से भी दैनिक जीवन का पता हमें चलता है। इसके अलावा मंदिर क्योंकि बहुत समय बाद बनने शुरू हुए, जितना हमारा ज्ञात इतिहास है उसके एक टाइम पीरियड बाद बनने शुरू हुए, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मंदिरों से न सिर्फ धार्मिक विश्वास का पता चलता है बल्कि उस समय दान दी जाने वाली या दान देने की पद्धतियों का पता चलता है या फिर एक राजस्व व्यवस्था के बारे में पता चलता है। क्योंकि मंदिरों को जो आय होती थी वो आसपास के गांव उसको दिए जाते थे, तो उसके वो पूरी एक स्टाइल पता चलती है हमको कि उस प्रशासन की जो लोकल गवर्नेंस की जो स्टाइल है या राजा के द्वारा अनुदान की जो तरीका है उसके बारे में पता चलता है। उसके बाद गुफा चित्रों एक प्राचीन एक प्रवृत्ति रही है गुफाओं में चित्र बनाना। तो गुफा चित्र अजंता, उदाहरण के लिए अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें ये चित्र बनाने की प्रवृत्ति काफ़ी है। इससे भी इन चित्रों से भी कई धार्मिक विश्वासों का पता चलता है तथा उस समय प्रचलित अनेक विश्वासों का भी इससे हमें पता चलता है। तो इस प्रकार ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं ये अधिक प्रामाणिक इसलिए हैं क्योंकि ये अधिक स्थायी होते थे तथा
अ, एक ये जो साहित्यिक स्रोत हैं, उनकी पुष्टि इनके द्वारा की जाती थी। अक्सर जो अभिलेख होते हैं या कोई भी पुरातात्विक और साहित्यिक, जब हम इवैल्यूएट करते हैं किसी घटना को, तो पुरातात्विक और साहित्यिक को मिला देते हैं। दोनों में कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश करते हैं। अगर कॉम्बिनेशन बैठ जाता है तो उस घटना को सही माना जाता है। और वैसे भी क्योंकि जो पुरातात्विक स्रोत थे वो एक अप्रशासनिक तौर तरीक़ों से जुड़े हुए थे, क्योंकि उसमें योगदान के लिए अक्सर काम आते थे, तो ये एक तरह से विश्वसनीय माने जाते हैं, ऑफिशियल स्रोत भी माने जाते हैं। और साहित्यिक स्रोत थे वो एक तरह से प्रशस्ति के रूप में लिखे जाते थे, क्योंकि साहित्यकार जो थे वो अक्सर राजाओं के आश्रय में रहते थे, तो एक वो ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं हमें इसमें से एक ढूंढ के निकालनी पड़ती है। तो ये वाली बात है। तो आज हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।